एक वक्त था जब मार्वल्स की किसी भी बड़ी फिल्म का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बस एक सवाल आता था। इस बार एवेंजर्स किससे लड़ने वाले हैं? लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे के बाद सवाल थोड़ा बदल गया है। अब सवाल है डॉक्टर डूम्स के सामने एवेंजर्स आखिर क्या करेंगे? क्योंकि इस नए ट्रेलर में मार्वल्स ने हमें एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाई है जहां चीजें सिर्फ खराब नहीं बल्कि शायद पूरी तरह से बेकार हो चुकी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मार्वल्स ने इस ट्रेलर में डॉक्टर डूम्स को जितना दिखाया है उससे ज्यादा छिपाया भी है। तो आज इसी ट्रेलर को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर डूम्स की प्रेजेंस की। ट्रेलर में उसकी पहली झलक ही यह एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है कि डॉक्टर डूम्स कोई ऐसा विलन नहीं जो अचानक आता है, कुछ लोगों को मारता है और हीरो उससे लड़ने लग जाते हैं। वह एक ऐसा रूलर है, उसका अपना थ्रोन है, उसका अपना एनवायरमेंट है। और जिस तरह से उसे फ्रेम किया गया है उससे लगता है कि मार्वल उसके कैरेक्टर में दो अलग चीजें मिलाने वाला है, टेक्नोलॉजी और मैजिक। यही डॉक्टर डूम्स को बाकी मार्वल्स विलन से अलग बनाता है। टोनी स्टार्क टेक्नोलॉजी का जीनियस है, डॉक्टर स्ट्रेंजर मिस्टेरियम का मास्टर। लेकिन डूम्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो कॉमिक्स में दोनों वर्ल्ड के बीच में खड़ा हुआ दिखता है। और अगर फिल्म में यही कॉन्सेप्ट सीरियसली इस्तेमाल करते हैं तो डूम्स की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी और वो डेंजर भी हो जाएगा। लेकिन ट्रेलर का सबसे बड़ा सवाल डूम्स की ताकत नहीं है, वो है उसका पास्ट। टू स्टोन की आवाज में जब एक्टर के बारे में बात होती है तो वो किसी दुश्मन की बात नहीं करती, वो ऐसे इंसान के बारे में बात करती है जिसे वो बहुत करीब से जानती है। और फिर एक लाइन आती है जिसका मतलब होता है कि वेक्टर सब खो गया था लेकिन उसकी हालत कितनी खराब हो चुकी है इसका अंदाजा नहीं है। इससे एक पॉसिबिलिटी पैदा होती है, क्या डूम शुरुआत से ही ऐसा था या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने से उसने इस रास्ते पर ढकेल दिया। मार्वल्स अगर डूम्स को सिर्फ एक दुनिया जीतने वाला बनाना चाहता तो वो कैरेक्टर को बहुत साधारण रखता। अगर उसके विलन के पीछे अगर जेन्युइन ट्रेजेडी डाल देते हैं तो कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। और फिर ट्रेलर हमें एक ऐसी पेंटिंग दिखाता है जिसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। एक तरफ महिला और बच्चा और नीचे ऐसी दुनिया दिखाता है जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। यह अभी सिर्फ अंदाजा लगाने का मामला है, लेकिन अगर इसे एवेंजर्स डूम्सडे के मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ दिया जाता है तो पॉसिबिलिटीज और हो जाएंगी। क्या यह डूम्स के अतीत की कहानी है? क्या यह उसकी फैमिली से जुड़ा हुआ कोई संकेत है या फिर आने वाली तबाही का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है? मार्वल्स ने जानबूझकर इसे साफ नहीं किया है और शायद यही सबसे सही भी है, क्योंकि अभी हर चीज एक्सप्लेन कर देना फिल्म की मिस्ट्री को खत्म कर देगी। अब आते हैं उस डिस्ट्रॉय सिटी के बारे में। ट्रेलर में एक ऐसा शहर दिखाई दे रहा है जो पूरी तरह से साफ हो चुका है, सिर्फ कोई सामान्य सुपर हीरो बैटल नहीं लग रही है। बैकग्राउंड देखने से ऐसा लगता है ये बिल्डिंग्स कहीं जानी पहचानी है, ये न्यूयॉर्क की बिल्डिंग है। अगर ये वास्तव में न्यूयॉर्क है तो एमसीयू में कई बार इसे देखा गया है, क्योंकि मार्वल्स की दुनिया न्यूयॉर्क के आसपास ही घूमती है। यहाँ स्पाइडरमैन, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और कई कैरेक्टरों का घर है। और अगर डूम्स ने इस शहर की हालत खराब कर दी है तो सवाल यह है कि उसने कितने लोगों को हराया होगा। और इसी डिस्ट्रॉय वर्ल्ड के बीच में रीडर चैट की आवाज सुनाई पड़ती है। उसका सवाल है, वेक्टर डिड यू डू दिस? लेकिन इस एक लाइन के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि रीड और वेक्टर का रिश्ता सुपर हीरोज वाला नहीं है, उनके बीच में कुछ दुश्मनियां भी हैं। दोनों एक्स्ट्रॉर्डिनरी साइंटिस्ट हैं। और अगर रीड खुद इस हालात को देखकर वेक्टर से पूछ रहा है कि तुमने ये किया है, तो जाहिर सी बात है कि सिचुएशन का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है। यही राइवलरी शायद डूम्स की इमोशनल बैकबोन बन सकती है। फिर हमें ट्रेलर में थॉर और डूम्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है और यहाँ मार्वल्स एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कर रहा है। थॉर अपने पुराने विक्ट्रीज की कॉन्फिडेंस के साथ डूम्स के सामने खड़ा है। उसने थैनोस को हराया, उसने इन्फिनिटी स्टोन की ताकत का सामना किया, उसके पास हजारों साल का कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। तो थॉर को लगता है कि डूम्स ही उसी कैटेगरी का कोई ओपोनेंट होगा। लेकिन डूम का रिस्पॉन्स बेसिकली यही है, तुमने मुझे अभी समझा नहीं है। और इसके बाद जो होता है उससे साफ हो जाता है कि थॉर का कॉन्फिडेंस कितना गलत था। यह सीन सिर्फ एक फाइट नहीं, यह ऑडियंस को डूम्स की पावर समझाने के लिए स्केल तय करता है। मार्वल्स हमें सीधे यह नहीं बता रहा कि डूम्स कितना पावरफुल है, यह हमें एक ऐसे कैरेक्टर के सामने खड़ा करता है जिसने पहले कईयों को हराया है, थॉर, और फिर डूम्स के सामने वो डोमिनेट हो जाता है। इसके बाद आते हैं स्टेंसिस। अगर आपने एक्समैन डे ऑफ द फ्यूचर पास्ट देखी है तो आपको पता होगा कि स्टेंसिस कितने डेंजरस मशीन है। उनका पूरा पर्पस ही म्यूटेंट्स को हंट करना था। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, अगर डूम्स उन्हें कंट्रोल कर सकता है तो इसका मतलब है कि वह सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं है, वह दूसरे वर्ल्ड और दूसरे एरास की टेक्नोलॉजी को भी जानता है। यही चीज मल्टीवर्स वाली कहानी को और बड़ा बनाती है, क्योंकि अब डूम्स के पास सिर्फ एक यूनिवर्स के रिसोर्स नहीं है,
अलग अलग रियलिटीज की टेक्नोलॉजी, वेपन और कैरेक्टर उसके कंट्रोल में है, तो उसके खिलाफ लड़ाई सिर्फ एवेंजर्स की नहीं रहेगी, पूरे मल्टीवर्स की लड़ाई बन सकती है। और शायद इसी वजह से इस फिल्म का टाइटल एवेंजर्स डूम्सडे है, क्योंकि यहाँ डूम्स किसी एक सिटी को डिस्ट्रॉय करने नहीं आ रहा है, वह उस लेवल की थ्रेट बनता दिखाई दे रहा है जिसके कारण अलग अलग सुपर हीरो टीम्स को एक जगह इकट्ठा होना पड़ रहा है। एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और शायद इससे भी ज्यादा। यहाँ पहली बार नहीं है जब मार्वल्स ने इतने बड़े क्रॉसओवर्स देखे हों, लेकिन फर्क यह है कि पहले हम जानते थे कि हीरो किस थ्रेट के सामने इकट्ठा हो रहे हैं। इस बार थ्रेट खुद इस कहानी का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर है। अब सबसे बड़ा सवाल, रॉबर्ट डॉनी जूनियर को डॉक्टर डूम्स क्यों बनाया गया? यही कास्टिंग इस फिल्म को बाकी एवेंजर्स मूवी से अलग कर देती है, क्योंकि ऑडियंस के लिए रॉबर्ट डॉनी जूनियर का चेहरा सिर्फ एक एक्टर का चेहरा नहीं है, वह एमसीयू के सबसे बड़े कैरेक्टर टोनी स्टार्क से जुड़ा हुआ है। इसलिए चाहे मार्वल्स कितनी भी कोशिश करें, ऑडियंस के दिमाग में यह सवाल रहेगा, क्या टोनी स्टार्क का वेक्टर डूम्स के बीच कोई कनेक्शन है? क्या यह अल्टरनेट यूनिवर्स है? क्या डूम्स किसी ऐसी रियलिटी से आया है जहां टोनी की कहानी अलग है? या फिर रॉबर्ट डॉनी जूनियर सिर्फ डूम्स है और टोनी स्टार्क का कोई कनेक्शन नहीं है? अभी हमारे पास कोई पक्का जवाब नहीं है, और ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है मार्वल्स को इसे रिवील करने में कोई जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर डूम्स की पहचान ही फिल्म की मिस्ट्री है तो उसका सबसे बड़ा रिवील थिएटर में ही होना चाहिए।